हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईज की पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की होने वाली है। इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 इसको हम लोग कवर अप करेंगे। और यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हमारे प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ। क्लाइमेट चेंज में जितने भी टॉपिक यहाँ पे एक साल के तहत न्यूज़ में रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं। फर्स्ट हम लोग आईपीसीसी की यहाँ पे 6th असेसमेंट रिपोर्ट, इसकी पार्ट 3 आई है, इसका एक ओवरव्यू देख लेंगे। उसके बाद मीथेन इमिशन है एंड देन ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस है। इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव के तहत जो भी यहाँ पे टॉपिक्स रहे हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। फाइन, तो एक बार आप लोग यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस उसको ही यहाँ पे कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करना चाहते हो अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पे मेल कर कर आप लोग फर्दर जो है ज्वाइन हो सकते हो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए क्वेरीज है आपकी वहीं पे आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो एक हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि आपने अगर देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, जिसमें क्या था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी डायरेक्ट फैक्ट्स के ऊपर। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन पे हमें फोकस करना होगा। तो इस बार आईपीसीसी के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। अब ये एक देखो, आईपीसीसी एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1988 में क्रिएट किया गया था। किसके हेल्प से? तो यहाँ पे है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्लस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आप देखो कि हर एक लेवल पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना। साथ ही यहाँ पे इससे क्या हो पाएगा कि क्लाइमेट पॉलिसीज़ को बेटर तरीके से हम लोग डेवलप कर सके। इट मीन्स कि सारे सरकार यहाँ पे सारी देश जो है वो यहाँ पे एक बेटर तरीके का क्लाइमेट पॉलिसीज़ डेवलप कर सके, उसको यूज़ भी कर सके। आईपीसीसी की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी भी है, ये भी ध्यान रखना है, साइंस से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ एंड फैक्ट्स है उसको यहाँ पे देखते हैं। अदर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एंड येस, हम लोग इसके मेंबर भी है। एंड टोटल यहाँ पे आईपीसीसी के तहत 195 मेंबर्स कंट्रीज़ है यहाँ पे। ये कुछ असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट भी इनका आता है, मैथोडोलॉजी यहाँ पे रिपोर्ट भी आता है, जिससे कि हर एक स्टेट को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है कि उनके पास कितना नॉलेज है क्लाइमेट चेंज को लेकर। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये खुद ही जो है साइंटिफिक रिसर्च में ये अपने ही ये आप देखो कि इंगेज नहीं है। आईपीसीसी की बात करूँ तो यहाँ पे इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था 2007 में। अब इस बार जो यहाँ पे आपका रिपोर्ट निकल कर आया है, इस रिपोर्ट का टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज से बचाव के लिए क्या क्या यहाँ पे काम करना है और किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है और उसके लिए कितना यहाँ पे प्लेज लिया गया है। अदर रिपोर्ट भी अगर हम लोग देखें तो क्लाइमेट चेंज 2021 का है। इट मीन्स कि एक फिजिकल साइंस बेसिस यहाँ पे रिलीज़ हुआ था लास्ट ईयर, और ये रिपोर्ट था सेकंड। इट मीन्स कि इस बार जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं वो रिपोर्ट थर्ड था। बट वो सब साइड में रखते हुए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि मिटिगेशन टारगेट क्या क्या रखा गया है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से चैलेंज लेकर चल रहे हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग टैकल कर सके। तो अपनी जो क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किए हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, और ये तभी हो पाएगा जब ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन डाउन हो पाएगा। इट मीन्स कि 2025 तक ये पिक में ना पहुँचे उससे पहले ये डाउन हो पाएगा, और डाउन हो जाएगा तो 2030 तक हम लोग को 43% तक रिडक्शन करना है। 43% तक एटलीस्ट रिड्यूस करना है 2030 तक। और साथ ही ग्लोबल नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो देखिए उसको रीच करना है 2050 तक। मीथेन रिडक्शन भी करना है क्योंकि मीथेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो 2030 तक कहा गया है कि 34% तक हमें मीथेन की जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि लिमिट किया गया है ग्लोबल वार्मिंग जो 2 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसके अंदर क्या क्या गोल है। 2 डिग्री सेल्सियस तक जो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया गया है तो इसमें कहा गया है कि 27% तक यहाँ पे रिड्यूस करना है 2030 तक। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ग्लोबल जो नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो यहाँ पे 2070 तक कम हो सके, ऐसा यहाँ पे कहा गया। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो कहा गया था तो उसमें किस तरीके से टारगेट रखा गया है, और 2 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना टारगेट रखा गया है इसको ध्यान रखना है। अब दोनों के लिए अगर कहा जा रहा है तो रैपिड और डीप ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन करना होगा। इट मीन्स कि हर एक सेक्टर पर इमीडिएट लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पे कम डाउन करना होगा 2030, 2040 एंड 2050 तक।
साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो भी यहाँ पे नेगेटिव करना होगा जब ये नेट ज़ीरो के पॉइंट तक पहुँच जाता है। देखिए मिटिगेशन टारगेट ये 3 तरीके का रखा गया है। अब यहाँ पे कंट्रीज़ को अपने हिसाब से आपको चूज़ करना होगा कि अगर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट करना है तो उसके लिए क्या क्या गोल है। 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका लिमिट करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या गोल है। फाइन, अब की फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। जैसे पैरामीटर्स है इमिशन ट्रेंड, तो इमिशन ट्रेंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें किस तरीके से चल रहा है, तो जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि हम जैसे ह्यूमन बींग की कुछ एक्टिविटीज़ के कारण जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है वो हम लोग देख रहे हैं कि 2010 से ये इंक्रीज़ होते जा रहा है सारे मेजर सेक्टर्स में। एवरेज अगर एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2010 से देखें तो ये हायर है, इट मीन्स कि प्रीवियस डिकेड के कंपैरिजन में ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग वेरिएशन देखें कि रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस का किस तरीके से वेरिएशन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में, तो ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 18 कंट्रीज़ जो है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन सस्टेन कर चुके हैं, वो भी फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स। साथ ही लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो है और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें भी अगर हम लोग देखें तो लोअर पर कैपिटा इमिशन है अगर ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में देखें। साथ ही यहाँ पे CO2 जो इमिट हो रहा है लैंड यूज़ से, इसको बाहर रखा गया है। तो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ की भी और स्मॉल आइलैंड जो डेवलपिंग स्टेट्स है इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि लोअर पर कैपिटा इमिशंस है। 10% अगर हम लोग हाउस होल्ड का देखें जिसमें कि हाईएस्ट पर कैपिटा इमिशन है, तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट किया गया है लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल हाउस होल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन है तो उसका भी। तो इसलिए यहाँ पे 10% जो हाउस होल्ड है वो भी अगर हम लोग देखें तो इसमें हाईएस्ट पर कैपिटा इमिशन देखने को मिल रहा है। तो ये बातें रही। उसके बाद इनएडिक्वेट अगर करेंट पॉलिसीज़ में देखें तो आज के डेट में भी आप देखो कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो कि अपने यहाँ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोई भी पॉलिसीज़ नहीं बनाए हैं। तो अगर मीडियन ग्लोबल वार्मिंग अगर देखें जो कि 3.2 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा 2100 तक बिना किसी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथ करने, अगर हम लोग कोई भी पॉलिसीज़ लेकर नहीं चलते हैं, कोई भी एक टारगेट सेट नहीं करते, तो ऑब्वियस है कि आगे आने वाले दिनों में 2100 तक अगर हम लोग पहुँचेंगे तो उस समय हमारे यहाँ एक मीडियन ग्लोबल वार्मिंग रहेगा। इट मीन्स कि जो ग्लोबल टेम्परेचर रहेगा वो 3.2 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज़ हम लोग की समझ से बाहर है कि उस समय कितनी गर्मी पड़ेगी। फाइनेंशियल फ्लो की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल फ्लो, तो फाइनेंशियल अगर क्लाइमेट फाइनेंस में फाइनेंशियल फ्लोज की बात करें तो 3 से 6 टाइम्स ये लोअर है जो भी हम लोग को 2030 तक अपनी गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंस की भी कमी है जिसके कारण भी ये कहा जा सकता है कि हाँ ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस जो है वो यहाँ पे कम नहीं हो पा रही है। बट एनीवेज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड आपको मेनली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको पता होना चाहिए और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यूपीएससी उसी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करती है जिसमें हम लोग मेंबर हैं। तो इसलिए और जो भी बहुत हाईलाइटेड ऑर्गेनाइजेशन रहे, तो इनकी जो आईपीसीसी की आप देखते हो कि प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि एक बहुत हाईलाइटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी जो भी यहाँ पे आपकी रिपोर्ट पब्लिश होती है तो बेसिकली वो क्लाइमेट चेंज को लेकर होती है और जो भी यहाँ पे इनका टारगेट सेट होता है उसको ग्लोबल लेवल पे फॉलो किया जाता है। सो दैट्स वाई आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इमिशन देखते हैं जो कि मीथेन की है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मीथेन के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि मीथेन इमिशन पे काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली आप देखो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट भी निकल कर आया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब मीथेन के बारे में बेसिकली देखते हैं, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, प्राइमरी ये कंपोनेंट है हमारे नेचुरल गैस का भी। पावरफुल अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखें तो यहाँ पे जब भी मीथेन इमिशन होता है तो एटलीस्ट जो लाइफ स्पैन है एटमॉस्फेयर में रहने का तो वो 20 ईयर्स तक रह सकता है। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे भी आप देखो कि यहाँ पे कम समय तक 20 ईयर्स तक रह सकता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो 80 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर गर्म करने की जो यहाँ पे पोटेंशियल है मीथेन का वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबल अगर हम लोग देखें तो मोर देन 25% ग्लोबल वार्मिंग का है और हाफ ऑफ द ग्रोथ जो टोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन है वो मीथेन इमिशन के कारण हो रहा है और हम लोग की जो यहाँ पे काउंटिंग है वो टॉप 5 मीथेन इमीटर भी काउंट हम लोग होते हैं। तो ये एक बहुत ही शर्म वाली बात है कि जहाँ पे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग टॉप करते हैं, हमारा नाम हमेशा आता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। और लेकिन अब हम लोग को ये समझना है कि मीथेन आता कहाँ से है। सबसे पहले वेटलैंड जहाँ पे भी आप देखते हो ये 161.6 मिलियन टन्स पर ईयर यहाँ पे मीथेन इमिशन होता है। फॉसिल फ्यूल का जो एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ से,
साथ ही अगर लाइफ स्टॉक वगैरह देखें तो वहाँ से लैंडफिल और एग्रीकल्चर वेस्ट है वहाँ से। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम लोग राइस कल्टीवेशन करते हैं उसमें वाटर का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होता है, उससे भी वाटर जो मीथेन इमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स है, राइस कल्टीवेशन से भी है, तो इसको अलग करके बता दिया गया है, बट हाँ ये भी हमारे एग्रीकल्चर में ही आपका आएगा। बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर्स है, टर्माइट्स और अदर वाइल्ड एनिमल्स है जिससे भी यहाँ पे इमिशन इमिट होता है। फाइन। अब ग्लोबल मीथेन यहाँ पे प्लेज लिया गया है, तो ये देखिए रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया भी इस प्लेज में ऐड हो गया है और इसको जो COP26 हुआ था 2021 में ग्लासगो में, वहाँ पे ये प्लेज लिया गया सारे कंट्रीज़ के द्वारा कि मीथेन इमिशन को कम करेंगे और इसको लीड किया गया था US और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एम है कि कलेक्टिवली यहाँ पे मीथेन इमिशन को कम करना है, एटलीस्ट 2020 से आप देखो तो यहाँ पे 30% तक कम करना है। ओके, 2030 तक रखा गया है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेंबरशिप की बात किया जा रहा है तो मोर देन 100 कंट्री है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट है। और हम लोग अगर बात करें तो इस प्लेज को अभी तक साइन नहीं किए, क्योंकि हमारा कंसर्न है यहाँ पे कि अगर हम लोग इस प्लेज को साइन करते हैं तो हमारे ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि हम लोग एग्रीकल्चर ही सेक्टर है, हम लोग जो कृषि प्रधान देश है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस प्लेज को साथ दे दें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो कृषि प्रधान देश कहते हैं और हमारे यहाँ मोर देन 60% जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ आप जानते हो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनके लिए दिक्कत होगा। साथ ही हम लोग जो आज के डेट में एक्सपोर्ट हब कंट्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए जो भी हम लोग चीज़ सोच पा रहे हैं वो भी हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई हम लोग इसको यहाँ पे प्लेज को साइन नहीं किए हैं। ये एक अलग ही मुद्दा है जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की बात की जा रही है, तो एज़ पर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की बात करें तो जस्ट 30 यहाँ पे फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ हैं जो कि नियरली हाफ ऑफ द प्लैनेट वार्मिंग मीथेन है जो कि वर्ल्ड की एनर्जी सेक्टर से ये इमिट होती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करना है, डेवलप करना है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट को, जो कि हम लोग का वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है क्लीन एनर्जी के लिए, उसको सपोर्ट करते हुए। इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो जैसे यहाँ पे रिपोर्ट आपका निकल कर आया है इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, तो जो मीथेन इमिशन है वो कट डाउन होगा और ये फास्टेस्ट वे है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को शॉर्ट टर्म में हम लोग टैकल कर पाएंगे। और ये इनिशिएटिव हमारे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, जो कि 2021 में ही लॉन्च किया गया है। इसका एम है कि मीथेन इमिशन को कम करना है और स्टार्ट करना है फॉसिल फ्यूल सेक्टर से। उसके बाद नासा का भी है अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन यहाँ पे निकल कर आया। तो नासा का एक मिशन है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाएगा, तो मीथेन है जो कि सुपर इमीटर कहा गया है और नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन के द्वारा यहाँ पे मैप भी किया गया है। तो इसलिए ये नासा का भी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस स्पेशल यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया है जस्ट टू टैकल एंड जस्ट टू रिड्यूस द मीथेन इमिशन। इमिट मिशन ये आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये मीथेन इमिशन से रिलेटेड है। ये हेल्प करेगा कि हम लोग मोर देन जो 50 सुपर इमीटर्स है मीथेन गैस का उसको आइडेंटिफाई करें सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ वेस्टर्न US के कंट्रीज़ में। सुपर इमीटर की बात करें तो सुपर इमीटर में क्या होता है कि ये फैसिलिटेट करता है, इक्विप करता है अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो कि टिपिकली फॉसिल फ्यूल में है, वेस्ट में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि मीथेन को हाई रेट से इमिट करता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मीथेन इमिशन। और मीथेन जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है उसके हम लोग मेंबर नहीं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक NGO के द्वारा इसको यहाँ पे आगे भी ले जाया जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। साथ ही आज हम लोग यहाँ पे ये 2 टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। PT 365 आपकी जो पॉलिटी की चल रही है वो भी चलते रहेगी, इकॉनमी की भी आ चुकी है और साइंस एंड टेक की भी आ चुकी है, तो उसको भी आप लोग अपने लेवल से भी पढ़ते रहना है, लेकिन यहाँ पर आपकी सारी PT 365 को कवर अप किया जाएगा। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन, और इस लेसन से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो उससे आप लोग लाइक कर सकते हो, और हमारे अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज़ है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।